बचपन से ही मीज जोंग के आसपास अजीब हादसे होते रहते थे। जो भी लड़का उसके करीब आता किसी न किसी अजीब दुर्घटना का शिकार हो जाता। धीरे धीरे लोग उसे डायन अपशकुन कहकर दूर रहने लगे। एक बार एक लड़का मजाक मजाक में उसे अपना प्यार दिखाना चाहता था, लेकिन सामने ही खुले मेनहोल में गिर पड़ा। एक और लड़का जिसने उसे व्हाइट डे पर कैंडी दी थी, घर जाते वक्त कार से टकरा गया। पहले पहले मीज जोंग ने यह सब संयोग समझा, लेकिन हादसे बढ़ते गए। हाई स्कूल में जिस सीनियर को वह पसंद करती थी, उसने खुशी खुशी उसे अपने नोट्स दिए और कहा कि वह कॉलेज में उसका इंतजार करेगा। पर अगले ही सेकंड एक भिनभिनेती हुई ततैया ने उसे डंक मारा और वह जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। सीनियर बाद में शहर बदल गया और फिर कभी नहीं मिला। अफवाहें फैल गईं कि उसके साथ ऐसा मीज जोंग की वजह से हुआ है। एक लड़के ने उसका बचाव किया और उसे दूध की बोतल दी, लेकिन बातें फैलती रहीं। इतना कि एक दिन क्लास के सारे 12 लड़कों को फूड पॉइजनिंग हो गई। लड़कियां बिल्कुल ठीक रहीं, सबकी नजरें फिर उसी पर गईं। मीज जोंग अब खुद भी डरने लगी थी कि कहीं सच में उसके आसपास ही हादसे क्यों हो रहे हैं। एक बरसात वाले दिन एक लड़का उसे घर छोड़ने आया। रास्ते में उसने अपने दिल की बात भी कह दी। तभी तेज आवाज के साथ आसमान में 2 बार बिजली कड़की और कुछ ही पलों बाद वह लड़का बिजली की चपेट में आकर मारा गया। पूरे स्कूल में मातम छा गया। मीज जोंग खुद को दोष देती रही। अगर वह उससे न मिली होती तो शायद वह जिंदा होता। केवल एक व्यक्ति था जो उसकी आंखों में छुपे आंसू देख पाया, डोंग जिन। वह बार बार कहता था कि हादसों का होना किसी एक लड़की को दोष देने का कारण नहीं हो सकता। पिकनिक पर डोंग जिन ने दूर से उसकी तस्वीरें खींची। उसे हमेशा अकेला, चुप और उदास पाया। तभी फिर एक लड़का जो उससे बात कर रहा था गंभीर चोटिल हो गया। अब सब मान गए, मीज जोंग मनहूस है, शापित है। धीरे धीरे वह लोगों से दूर होने लगी। अकेली बैठती, अकेली खाती। डोंग जिन ने उसके लिए स्कूल के पास एक छायादान भी लगवाया ताकि वह धूप में न बैठे। लेकिन हाथ से थमे नहीं। जब एक और लड़का उसे दिल की बात बताने आया, पास ही हाई वोल्टेज बॉक्स का तार टूटकर गिरा और वह बुरी तरह झुलस गया। अब पूरा स्कूल उससे डरने लगा। जहां वह बैठती थी वहां लोग गालियां और अपशब्द लिख जाते। स्कूल में उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। आखिरकार मीज जोंग ने फैसला किया कि अब वह इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देगी। मीज जोंग उस दिन स्कूल नहीं लौटी। डोंग जिन उसे ढूंढता रहा। ब्रेक में सोच रहा था कि जाकर कहे, हाय मैं ली डोंग जिन हूँ, लेकिन वह कभी वापस नहीं आई। घर पहुंचते ही उसके पिता गुस्से में थे। उसने बिना बताए स्कूल छोड़ दिया था। मीज जोंग बस कंबल में मुंह छिपाकर रोती रही। सच जानने के लिए मिस्टर पार्क उसकी सहपाठी दाउन के पास गए। दाउन ने बताया कि मीज जोंग ने क्या क्या सहा है। तभी पिता को पहली बार अपनी बेटी का दर्द समझ आया। लाल आंखों से उसने उसका बैग और खाना पैक किया। वह बाहर निकला तो देखा डोंग जिन उसकी बेंच पर लिखा हुआ गंदा ग्राफिटी साफ कर रहा था। बाकियों के विपरीत उसने कभी उस पर लगे आरोपों पर यकीन नहीं किया। वह बोला, एक दिन वह सबको साबित करेगा कि मीज जोंग कोई डायन नहीं है। मिस्टर पार्क ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, धन्यवाद। घर पर मीज जोंग कमरे में बंद रहती थी। वह चाहती थी कि लोग उसे भूल जाएं, पर अफवाहें तो गांव के हर कोने में फफूंद की तरह फैल गईं। एक दिन मिस्टर पार्क की एक आदमी से लड़ाई हो गई। उसने कहा कि उसकी बेटी की वजह से उसका बेटा घायल हुआ। अपनी बेटी पर ऐसे इल्जाम सुनकर मिस्टर पार्क का दिल टूट गया। उसने सबको चेतावनी दी, अगर और झूठ फैलाया तो वह गांव उलट पुलट कर देगा। उधर कुछ औरतों ने डोंग जिन की मां को डराया कि उनके बेटे को मीज जोंग से दूर रखें। मीज जोंग को इंसानों से ज्यादा जानवर पसंद थे। उसने बिल्ली के खाने की जिद की, पर उसके पिता बोले, आवारा बिल्लियां अपशकुन होती हैं। मीज जोंग धीरे से बुदबुदाई, बुरा भाग्य तो हम भी नहीं तोड़ पाते। पिता तुरंत समझ गए कि उनके शब्दों ने उसे चोट पहुंचाई है। वह डोंग जिन की मां की दुकान गए, जहां सिर्फ उर्वरक और दवाएं बिकती थीं। उन्होंने डोंग जिन की बिल्ली का खाना उधार देना चाहा, लेकिन मिस्टर पार्क ने पैसे देकर खरीदा। दया नहीं चाहिए थी उसे। जब मीज जोंग ने वह बिल्ली का खाना देखा, लंबे समय बाद उसके चेहरे पर सचमुच की मुस्कान आई और पिता ने पहली बार राहत महसूस की। समय बीतता गया। सीनियर ग्रेजुएट हो रहे थे। डोंग जिन समारोह में भी बस एक चेहरे को ढूंढ रहा था, मीज जोंग को। दाताउन चुपके से मीज जोंग के दरवाजे पर ग्रेजुएशन गिफ्ट रख गई। शायद यह उसकी चुपचाप माफी थी। डोंग जिन भी फूल रखने आया था, पर दरवाजा खुलते ही घबराकर भाग गया। मीज जोंग ने एलुमनाई बुक खोली। उसकी तस्वीर ग्रुप फोटो के पास लगी थी। शायद यह दाउन का तरीका था यह कहने का कि वह अकेली नहीं थी। मिस्टर पार्क ने उसे पढ़ाई जारी रखने को कहा। क्वालिफिकेशन एग्जाम देकर वह कॉलेज जा सकती है। उन्होंने वादा किया वह उसे सियोल ले जाएंगे, जहाँ कोई उसे नहीं जानता होगा, जहाँ एक नई जिंदगी शुरू हो सकती है। लेकिन तभी खेत में आलू खोदते समय एक जहरीला सांप निकला और मीज जोंग को डस लिया। पिता दौड़े और उसके पांव से जहर चूस लिया, लेकिन उनके मसूड़ों की बीमारी की वजह से जहर उनके खून में तेजी से फैल गया। वह गिर पड़े। मीज जोंग चीखकर मदद बुलाना चाहती थी, पर पिता ने रोक लिया। अगर लोगों ने हमें देखा, वे तुम्हें जिम्मेदार समझेंगे। उन्होंने कहा, भाग जाओ। लेकिन तभी गांव वाले आ गए। पिता की आखिरी इच्छा थी कोई उन्हें दोष न दे। मीज जोंग ने झूठ कहा कि किसी ने उन्हें नहीं देखा और पिता उसकी बाहों में ही मर गए। गांव वालों ने उसे फिर दोषी ठहराया।
डायन ने अपने पिता तक को मार दिया, उसे गांव से निकाल दिया गया। डोंग जिन को इन सब बातों का पता नहीं था। उसे बस एक बात पता थी कि वह साबित करेगा मीज जोंग शापित नहीं है। इसी सोच के साथ उसने कॉलेज में स्टैटिस्टिक्स चुना ताकि वह हादसों का सच जान सके। कक्षा में एक शांत लड़का था, किम। लोग कहते थे वह पागल है, किसी से बात नहीं करता, पर डोंग जिन को उसे देखकर वही एहसास हुआ जो कभी मीज जोंग को देखकर हुआ था। वह उसके पास बैठा, दोस्ती की कोशिश की। किम उठकर चला गया, पर डोंग जिन रुका नहीं। उसने उसे आलू दिए, फिर साथ खाने बुलाया। किम हैरान था, लोग तो उससे जैसे कोई जवाब न मिले दूर हो जाते थे। डोंग जिन मुस्कुराया, तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो जिससे मैं बात करने की हिम्मत कभी जुटा नहीं पाया। इस बार वही गलती नहीं करूंगा। किम और डोंग जिन साथ में रेस्टोरेंट गए। भले ही दोनों अलग अलग टेबल पर बैठे, पर दूरी धीरे धीरे कम होने लगी। किम पहली बार डोंग जिन की रोजमर्रा की जिंदगी जानने लगा। डोंग जिन ने साफ बताया वह 3 पार्ट टाइम जॉब करता है ताकि अपने दोस्त के लिए किताबें खरीद सके। लंच खत्म होते ही उसने वहीं का यूनिफॉर्म पहन लिया, क्योंकि वह उसी रेस्टोरेंट में भी काम करता था। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। समर ब्रेक पर डोंग जिन अपने पुराने गांव वापस आया। उसने हाई स्कूल की तस्वीरें देखी और मीज जोंग की फोटो पर नजर ठहर गई। उसी वक्त उसकी माँ ने गांव की नई अफवाहें सुनाई कि स्कूल की डायन ने अपने पिता को मार दिया और जो लड़का उसे दिलासा देने गया था, वापसी पर जंगली सुअर ने उसे घायल कर दिया। यहाँ तक कि मिस्ट्रेस ओ भी कह रही थी कि मीज जोंग मनहूस है और उससे दूर रहना चाहिए। पहली बार डोंग जिन अपनी माँ पर चिल्लाया। उसने आंकड़ों से समझाया, दुनिया में हर मिनट लोग घायल होते हैं, मरते हैं, ये सब महज इत्तेफाक है। हर बात का दोष एक लड़की पर नहीं डाला जा सकता। वह तुरंत मीज जोंग के घर जाने निकला, पर माँ ने बताया उसे महीनों पहले गांव से निकाल दिया गया है। घर अब बिल्कुल खाली था। डोंग जिन दरवाजे से टिक कर बैठ गया, थका हुआ, टूटा हुआ। उसने वह रिपोर्ट निकाली जिससे वह साबित करना चाहता था कि मीज जोंग कोई डायन नहीं है, लेकिन हवा का झोंका सारी फाइलें उड़ा ले गया। वह सिर्फ उसे याद करता रह गया, यह समझते हुए कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, ना ही प्यार। कॉलेज लौटकर उसने अपनी वजह प्रोफेसर को बताई। प्रोफेसर ने उसकी दयालुता की तारीफ की, लेकिन सच्चाई बताई, उसकी रिपोर्ट पहले से ही बेअसर थी। वह पहले ही तय कर चुका था कि मीज जोंग निर्दोष है। फिर आंकड़ों को उसी हिसाब से मोड़ दिया। प्रोफेसर ने कहा, सभी सवालों को शुरू से जांचो, तथ्यों को खुद बोलने दो। डोंग जिन ने हर घटना का डेटा दोबारा देखा। एक ही बात बार बार सामने आई। हर हादसे के समय मीज जोंग मौजूद थी। नतीजा साफ था, अगर आंकड़े सही हैं, तो एक ही संभावना बचती है, मीज जोंग सचमुच शापित थी। आसमान भारी बारिश से भर गया और डोंग जिन वहीं फूट फूट कर रो पड़ा। वह उसकी निर्दोषता साबित करना चाहता था, पर खुद ही साबित कर दिया कि शायद वह सच में वो थी जिससे सब डरते थे। समय बीता, ग्रेजुएशन आया। प्रोफेसर की सिफारिश पर डोंग जिन एक डेटा माइनर बन गया और सियोल चला गया। किम पुलिस डिटेक्टिव बन गया। कुछ समय बाद डोंग जिन को कैसीनो का बड़ा प्रोजेक्ट मिला। सिर्फ 5 सेकंड देखते ही वह किसी भी ग्राहक की उम्र, कमाई, यहाँ तक कि उनकी आदतें भी अंदाजा लगा लेता था। उसकी रणनीति थी लोगों को धीरे धीरे गेम में बनाए रखना ताकि कैसीनो को लंबे समय में फायदा मिले। चीफ भी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बिजनेस कार्ड देकर उसे डिनर पर बुलाया, लेकिन बाहर आते ही उसकी कार का शीशा टूटा हुआ मिला। डैश कैम में दिखा किसी ने नंबर चेक कर जानबूझकर शीशा तोड़ा है, शायद कोई बदला लेने आया था। डिटेक्टिव को डोंग जिन का काम अजीब लगा, तो उसने समझाया कि वह डेटा से लोगों की आदतें और रिश्ते समझ लेता है। पीछे झगड़ते 2 लोगों को देखकर वह बोला, ये दोनों भाई हैं, आदतें एक जैसी हैं, कपड़ों पर एक से दाग और सफेद बाल भी एक जैसे। तभी एक महिला पप्पी पकड़े आई और दोनों को घर ले गई। डिटेक्टिव उसकी क्षमता देखकर चकित रह गया और केस ठीक से देखने का वादा किया। उस रात डोंग जिन को किम से मिलना था। किम ने बताया कि वह देर से आएगा, अभी अभी एक खतरनाक अपराधी पकड़ा है, उसे परेशान न हो इसलिए। डोंग जिन ने झूठ बोला कि वह एक पार्टी में है। घर लौटते समय सबवे में उसने एक शराबी लड़के को एक लड़की से इजहार करते देखा। लड़की का साइड प्रोफाइल कुछ जाना पहचाना लगा। धड़कते दिल से ध्यान से देखा, वह मीज जोंग थी, उसका हाई स्कूल क्रश। डोंग जिन फिर हिम्मत नहीं जुटा पाया, बस चुपचाप उसका पीछा करता रहा। स्टेशन के बाहर शांत गली में वह रुकी और आवारा बिल्लियों को खाना खिलाने लगी। सबवे वाली उस रात के बाद डोंग जिन चुपचाप मीजोंग को घर लौटते हुए देखता रहा। इतने सालों बाद उससे दोबारा मिलना, उसे लगा कि यह मुलाकात यूं ही नहीं हो सकती। अगले दिन उसने इंटरनेट पर उस नशे में धुत आदमी को खोजा। एक वीडियो मिला, मीजोंग के वहां से जाते ही वह आदमी अचानक सीने पर हाथ रखकर गिर पड़ा था। डोंग जिन अपने दोस्त किम से बात करता है। वह कहता है, क्या वाकई कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके आने से टीम हार जाए, मशीनें टूट जाएं या दुकानें हमेशा उनके पहुंचने से पहले ही खाली हो जाएं? किम इसे महज संयोग मानता है, लेकिन डोंग जिन के अनुसार कुछ लोगों के जीवन में सचमुच कोई अजीब सा श्राप होता है और उससे भी भयावह बात यह कि उसे तोड़ने का कोई तरीका उसके पास नहीं है। उधर उसकी माँ मिस्ट्रेस ओह की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। कई कीमोथेरेपी सत्रों के बाद उन्हें विग पहननी पड़ी। डोंग जिन चोरी छिपे उनके लिए बियर लाता, उन्होंने हंसाने की कोशिश करता। वह कहता, मैं बहुत पैसे कमाऊंगा और आपको दुनिया घुमाऊंगा। लेकिन मिस्ट्रेस ओह जानती थी कि उनका समय कम बचा है।
उन्होंने अपना आखिरी सपना बताया, अपनी अंतिम यात्रा पर एक रंग बिरंगे खूबसूरत तरीके से सजाए हुए ताबूत में जाना, ताकि वह अपने पति से रोमांटिक अंदाज में मिल सकें। बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी मीजोंग का घर भी खरीदा था और यह जानकर डोंग जिन को लगा कि शायद उन्होंने यह दया से किया था। लेकिन फिर मिस्ट्रेस ओह ने वह रहस्य बताया जो उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा था। सालों पहले गांव वालों के साथ उन्होंने भी मीजोंग को गांव से निकालने में हिस्सा लिया था। कारण सिर्फ इतना कि उन्हें डर था कहीं उनका बेटा मीजोंग की तरफ आकर्षित न हो जाए और उसे चोट न पहुंचे। अफवाहों ने उन्हें अंधा बना दिया था। मीजोंग ने किसी तरह की बहस नहीं की, उसने सिर्फ माफी मांगी और जाने का वादा किया। उस रात जब मीजोंग आखिरी बस छूट जाने पर परेशान थी, तो मिस्ट्रेस ओह ही थी जिन्होंने उसे कार में बैठाकर बस स्टेशन पहुंचाया। मीजोंग कृतज्ञ थी, उसे नहीं पता था कि यही औरत उसे घर बेचकर आर्थिक मदद करना चाहती है। मरने से पहले मिस्ट्रेस ओह ने अपने बेटे से कहा, अगर कभी मीजोंग से मिलो तो मेरी तरफ से माफी कह देना। उनके जाने के बाद डोंग जिन उनके अधूरे कागजात संजोते हुए यह देखकर रो पड़ा कि उसकी पुरानी गलती भरी रिपोर्टें, जिन्हें उसने मीजोंग के घर पर फेंक दिया था, मिस्ट्रेस ओह उन्हें चुपचाप उठा लाई थीं और मरते दम तक पढ़ती रहीं। वह मान चुकी थीं, मीजोंग कोई चुड़ैल नहीं है। अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी करते हुए डोंग जिन ने उनका रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ अंतिम संस्कार कराया और फिर उसने ठान लिया वह मीजोंग के आसपास होने वाली हर घटना का एक नक्शा बनाएगा, जैसे पुलिस घटनाओं का मानचित्र बनाती है। अगर वह इस पैटर्न को समझ ले तो शायद भविष्य की दुर्घटनाएं रोकी जा सके। मीजोंग अपने छोटे से किराए के कमरे में अकेली रहती थी, सिर्फ 2 पुआल की गुड़ियों के साथ। अनिल नाम की उसकी दोस्त ने उसे अनुवाद का काम दिलाया था और मीजोंग हर काम समय पर पूरा करती थी। जीवन छोटा था पर शांत था। उधर डोंग जिन ने मीजोंग के ठीक सामने वाले भवन में कमरा किराए पर लेने का निश्चय किया। कमरा पसंद आए ना आए, बस उसकी खिड़की मीजोंग के सामने होनी चाहिए थी। उसने किराएदार को मनाने के लिए तमाम तरीके अपनाए, मदद, तोहफे, दुकानदार से रिश्ता। आखिरकार उसने 3 महीने का किराया और शिफ्टिंग खर्च उठाने की पेशकश की और वह कमरा ले लिया। फिर वह मीजोंग के भवन में जाकर चुपचाप मेलबॉक्स देखकर उसका कमरा पक्का करता है। तब अनिल उसे संदिग्ध हरकत करते देख लेती है और उससे पूछती है कि वह किसे ढूंढ रहा है, और यहीं से उनकी कहानी एक नई दिशा लेने वाली थी। डोंग जिन तीसरी मंजिल पर जा रहा था, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ एक बिकिनी वैक्सिंग सैलून था। अजीब नजरों का सामना करते हुए भी उसे भीतर जाना ही पड़ा। उधर यिल मीजोंग से मिलने आई और दोनों ने मिलकर हंसी खुशी खाना खाया। मीजोंग ने उत्साह से उस छोटे से ऑस्ट्रियाई कस्बे का जिक्र किया जिसके बारे में वह अनुवाद करते हुए पढ़ रही थी। वह सपना देखती थी कि एक दिन किसी आम इंसान की तरह सड़कों पर बेफिक्र चल सके। इसी बीच डोंग जिन को जासूस का फोन आया। जिस आदमी ने उसकी कार तोड़ी थी वह मिल गया था। उसका नाम ली था। वह पेपर कप की छोटी फैक्ट्री चलाता था और लोन मंजूर होने ही वाला था कि बैंक की नीति बदल गई। ने चिल्लाकर कहा कि डोंग जिन ने उसकी फैक्ट्री तबाह कर दी और उसके मजदूर बेघर हुए। फैक्ट्री बंद हो गई और वह बर्बाद हो गया। बाद में उसे पता चला कि लोन सिस्टम डोंग जिन की कंपनी ने बनाया था, इसलिए उसने बदला लेने का निश्चय किया। थाने से निकलते समय डोंग जिन ने उस विभाग के बारे में पूछा जो स्ट्रीट लाइट ठीक करता है। उसी रात मीजोंग को घर छोड़ते समय उसने उस गली के मुहाने पर टिमटिमाती लाइट देखी थी। घर पहुंचते ही उस पर हमला हुआ। हमलावर वही ली था। डोंग जिन ने पलटकर हाथ भी नहीं उठाया, बल्कि किराना दुकानदार को पुलिस बुलाने से भी रोका। ली ने चिल्लाकर कहा कि डोंग जिन ने उसकी फैक्ट्री तबाह कर दी और उसके मजदूर बेघर हुए। शांत होने के बाद डोंग जिन उसे खाना खिलाने ले गया। उसने समझाया कि वह तो बस डेटा गणना करता है, यह सोचकर कभी काम नहीं किया कि इससे किसी की जिंदगी तबाह हो सकती है। ली जानता था कि सब उसकी गलती नहीं थी, मगर अपनी पत्नी और बच्चों से अलग होने का दर्द उसे भीतर ही भीतर खा रहा था। वह बस डोंग जिन से नफरत करके खुद को जिंदा रखे था। डोंग जिन ने चेयरमैन से बात की और ली के लिए नौकरी की गुजारिश की। इस स्वार्थी दुनिया में वह उन चंद लोगों में था जो दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं, और यही बात चेयरमैन को प्रभावित कर गई। इधर किम को रिपोर्ट मिली, एक महिला के घर में तोड़फोड़ हुई थी, जबकि दरवाजा जबरन नहीं खोला गया था। यानी अपराधी वही था जिसे महिला जानती थी। किम ने उसे सुरक्षा आदेश लेने और स्मार्ट वॉच पहनने की सलाह दी। खतरे में बटन दबाते ही पुलिस पहुंच जाती, लेकिन जब किम उसे बचाने पहुंचा, देर हो चुकी थी। वह बहुत खून खो चुकी थी। रात को मीजोंग बाहर निकली और देखकर चौंक गई कि स्ट्रीट लाइट ठीक कर दी गई थी। वह गली में जाकर आवारा बिल्लियों को खाना देती और बुदबुदाती, सच में मैं कोई चुड़ैल ही हूँ। पास ही छिपा खड़ा डोंग जिन यह सब सुन रहा था और उसका संकल्प और गहरा हो गया कि वह इस श्राप को तोड़ेगा। अगले दिन वह अपने गांव पहुंचा, पुराने दोस्तों को बुलाया और गांव के मुखिया से अपने पुराने घर की चाबी ली। बातचीत में उसने पूछा, हाल में कोई अजीब हादसा हुआ है क्या? मुखिया बोला, मीजोंग के जाने के बाद कोई दुर्घटना नहीं हुई। आखिरी हादसा वह था जब धोबी के बेटे को जंगली सुअर ने टक्कर मारी थी। रात में वह उसी घायल युवक से मिला
युवक ने बताया वह मी जोंग को उसके पिता की मौत के बाद सहानुभूति में रोटी देने गया था। करीब 12 मिनट वह वहां रहा और बाहर निकलते ही जंगली सुअर ने हमला कर दिया। रात को उसके दोस्त जुटे। डोंगजिन ने उन्हें मी जोंग की अनुवाद की किताबें दी। वे अब भी उसे चुड़ैल कहते थे। डोंगजिन ने बताया कि वह मी जोंग से मिला है, वह श्राप से टूट चुकी है और उसके लिए जिंदा रहना भी भारी है। उसने उनसे मी जोंग के आसपास होने वाली हर दुर्घटना का डेटा जुटाने में मदद मांगी। डॉन अब स्कूल टीचर थी। वह डोंगजिन को रिकॉर्ड रूम ले गई। उसने सभी फाइलों की तस्वीरें लेकर डेटा तैयार किया और रात भर में एक चार्ट बनाया। पैटर्न साफ था। मी जोंग के स्कूल में रहते समय हादसे और मौतें असामान्य रूप से बढ़ी थीं और ज्यादातर घटनाएं उसके आसपास ही हुई थीं। और फिर वह घायल छात्रों से मिलने निकला। पहला लड़का जिसने उसका रस्सी काटा था, गटर में गिर गया था, वह उसे पसंद करता था। दूसरा लड़का जिसने उसे टॉफी दी थी, 10 मिनट साथ बिताने के बाद कार दुर्घटना का शिकार हुआ, वह भी उसे पसंद करता था। एक एक करके सभी मामलों में यही पैटर्न मिला। डोंगजिन ने एक परिकल्पना बनाई। पहला, उसके साथ एक ही जगह होना खतरनाक। दूसरा, उससे बातचीत करना खतरनाक। तीसरा, उसे जानना भी खतरनाक। चौथा, उससे अपने दिल की बात कहना और भी खतरनाक। और पांचवा, इन सारे नियमों को तोड़ोगे तो मौत तय है। लेकिन इन सभी नियमों की एक शर्त थी कि इंसान के मन में मी जोंग के लिए कोई न कोई भावना जरूर होनी चाहिए। उसी रात दून मिलने आई। डोंगजिन के नतीजे देखकर वह हिल गई। अपराध बोध में उसने कबूल किया कि सालों पहले उसने ही चुड़ैल वाली अफवाह फैलाई थी, सिर्फ इसलिए कि उसका क्रश मी जोंग को पसंद करता था। उसने डोंगजिन से कहा कि अगर कभी मिले तो उसकी तरफ से माफी पहुंचा दे, लेकिन डोंगजिन ने कहा उसे खुद कहना चाहिए। दून ने बताया कि मी जोंग कोरिया यूनिवर्सिटी में उसी सीनियर के डायरेक्ट जूनियर के तौर पर दाखिल हुई थी। उसने सुझाव दिया कि डोंगजिन को उसके कॉलेज के दिनों की भी जांच करनी चाहिए। अगली सुबह डोंगजिन सियोल पहुंचा और सीनियर से मिला, लेकिन कोई खास जानकारी नहीं मिली, सिवाय इसके कि मी जोंग दाखिले के कुछ ही समय बाद कॉलेज छोड़ गई थी। फिर वह उस मूवी थिएटर के टिकट चेकर से मिला जिसने कभी मी जोंग को प्रपोज किया था। वह अक्सर रात में उसे अकेले फिल्में देखते देखता था। उसकी खूबसूरती से खिंचकर उसने इजहार किया, लेकिन वह सिर्फ घायल होकर रह गया। डोंगजिन हैरान था कि वह मरा क्यों नहीं, लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी नेम टैग पर लिखा नाम मी जोंग को कभी बताया ही नहीं गया था। यानी नियम बदलना पड़ेगा। अगर मी जोंग आपका नाम जानती है तभी खतरा शुरू होता है। घर लौटकर उसने तीसरा नियम बदल दिया। इसके बाद उसने दूरी नापी। मी जोंग का घर ठीक 10 मीटर दूर था। तभी उसका टेप मेजर अचानक अटक गया और उसी समय मी जोंग ने खिड़की खोली। डोंगजिन को उसे हाथ से खींचकर समेटना पड़ा और उंगलियां कट गईं। उसने पुष्टि कर ली, 10 मीटर के भीतर रहना सचमुच खतरनाक है। ज्यादा जानकारी के लिए वह मी जोंग की एकमात्र दोस्त यिल से मिला। यिल ने उसे देखते ही कहा कि वह वही अजीब आदमी है जो इमारत में चुपके घूम रहा था। उसे लगा वह मी जोंग का पीछा कर रहा है। डोंगजिन ने तुरंत अपना पूरा डेटा दिखाया कि वह मी जोंग को सामान्य जीवन दिलाने की कोशिश कर रहा है। डेटा देखकर यिल थोड़ा शांत हुई और मी जोंग के अतीत के बारे में बताने लगी। यिल ने पहले उसे छात्र परिषद भर्ती में देखा था, काले कपड़ों में कोने में बैठी हुई, फिर भी लड़के उसे देखते ही रह जाते। एक दिन वह सीनियर से टकराई। सिर्फ नजर पड़ते ही वह घबरा गया और पीछे हट गया। उसकी गर्लफ्रेंड ने सोचा कि दोनों का कोई रिश्ता है और गुस्से में चली गई। ईर्ष्या बढ़ी और अफवाहें भी। एक लड़का उसे फॉलो करता रहा, फिल्म देखने चलने की जिद करता रहा। जब उसने मना किया तो उसने वहीं इजहार करने की कोशिश की और सीढ़ियों से गिर पड़ा। लोगों ने मान लिया, चुड़ैल का श्राप फिर सच हो गया। सीनियर की गर्लफ्रेंड के दबाव में सीनियर ने सबके सामने कहा, जो भी मी जोंग को पसंद करेगा या डेट करेगा वह जरूर घायल होगा या मर जाएगा। यूनिवर्सिटी में चुड़ैल वाली बात जंगल की आग की तरह फैल गई। फाइनल परीक्षा में मी जोंग ने जल्दी पेपर देकर निकलना चाहा, लेकिन प्रोफेसर ने मार्गदर्शन देने के बहाने उसे रोका और कॉपी पर लिखा आई लव यू। घबराकर मी जोंग बाहर भागी और यह सोचकर कि कहीं प्रोफेसर को कुछ हो न जाए, पहले से ही एम्बुलेंस बुला दी। एम्बुलेंस वालों ने इसे मजाक समझा। उसी समय प्रोफेसर ने खिड़की से उसे देखा और कुछ ही पल बाद इमारत से गिर गया। उस घटना ने अफवाहों को सच साबित कर दिया। मी जोंग कॉलेज छोड़कर गायब हो गई। यिल महीनों तक उसे खोजती रही और आखिर एक वीरान गांव में मिल गई जहां घर टूटने वाले थे। मी जोंग ने दया से बचने के लिए मदद नहीं ली, पर यिल के दिल में उसके लिए बहन जैसा स्नेह पैदा हो गया। कुछ समय बाद मी जोंग ने फोन किया। उसके घर में चोरी हो गई थी। यिल ने डांट लगाई कि वह ऐसे खतरनाक इलाके में क्यों रहती है, लेकिन मी जोंग बोली यही जगह है जहां मैं अकेले रह सकती हूँ। आखिरकार यिल ने उसे अपने साथ रहने का फैसला किया। दोनों ने एक छोटा सा घर किराए पर लिया। मी जोंग ने लंबे समय बाद मुस्कुराया। डोंगजिन और यिल ने प्रोफेसर के गिरने की दूरी भी नापी, ठीक 10 मीटर। वे बात कर रहे थे, एक दूसरे से परिचित थे, सारे नियम फिट बैठते थे। यिल ने 2 और लड़कों से मिलवाया जो मी जोंग से मिलने के 10 मिनट बाद घायल हुए थे। सारे केस एक जैसे थे,
और डोंग जिन के नियम पूरी तरह सही साबित हो रहे थे। अब वह खुद नियमों की जांच करना चाहता था, क्योंकि मीजोंग दोपहर में अनुवाद का काम करती थी और यही उसका सबसे शांत समय होता था। मीजोंग की रोजमर्रा की जिंदगी बहुत सरल थी। दोपहर में अनुवाद का काम, ब्रेक में कॉफी या नूडल्स, रात 2 बजे तक काम और फिर सुनसान सड़कों पर आवारा बिल्लियों को खाना खिलाना। महीने में एक बार वह बिना सोचे समझे किसी भी बस में चढ़ती, आखिरी स्टॉप तक जाती और वापस लौट आती। हर मंगलवार सुपरमार्केट का डिलीवरी मैन उसकी रोजमर्रा की चीजें लाता। डोंग जिन ने उसी सुपरमार्केट में पार्ट टाइम जॉब पकड़ ली। मंगलवार आते ही वह उत्साह के साथ मीजोंग के घर पहुंचा। जैसे ही उसने डोरबेल दबाई, टाइमर शुरू कर दिया। दरवाजा खुलते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समय खींचने के लिए हर सामान गिनता रहा, उससे साइन करवाया। मीजोंग बहुत वक्त बाद किसी अनजान आदमी से बात कर रही थी। जब वह नीचे पहुंचा, उसने टाइमर चेक किया। 10 मिनट से पहले था और कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिन वह हमेशा समय से पहले लौट जाता और हर बार सब ठीक रहता। एक दिन उसने जानबूझकर 10 मिनट से ज्यादा ठहरने का फैसला किया। नीचे उतरते वक्त उसका पैर फिसला और टखना मुड़ गया। घर पहुंचकर उसने पहला नियम बदल दिया। 10 मीटर के दायरे में 10 मिनट से ज्यादा रहना खतरनाक है। धीरे धीरे वह मीजोंग का नियमित डिलीवरी मैन बन गया। वह अब उससे थोड़ी थोड़ी बात करने लगी थी। एक बार वह कार्ड से पेमेंट करना चाहती थी, लेकिन मशीन नहीं थी तो अंदर कैश लेने चली गई। 10 मिनट पूरे होने वाले थे और डोंग जिन बेचैन था, लेकिन वह समय से लौट आई। नीचे जाते ही वह मोटरसाइकिल से टकराने से बचा, फिर इमारत का बोर्ड गिरकर उसके हाथ पर लगा। उसे समझ आया, बातचीत की भी एक सीमा है। अगले मंगलवार वह पूरा आर्मर पहनकर आया। मीजोंग उसे देखकर मुस्कुराई। दोनों सामान चेक करते रहे और उसने गिनती रखी, लेकिन जब मीजोंग ने उसके जख्म के बारे में पूछा, वह जवाब देते हुए गिनती भूल गया और लौटते वक्त उसकी बाइक फिसल गई। अब उसे दूसरा नियम मिला, 10 से ज्यादा बातों का आदान प्रदान भी खतरनाक है। 1 महीने बाद छोटे ठीक होते ही वह मीजोंग के बस ट्रिप के दिन उसका पीछा करता रहा। बस के पीछे बैठकर 10 मीटर से ज्यादा दूर। पूरे सफर में वह सिर्फ उसे शांत सा देखता रहा, लेकिन आखिरी स्टॉप पर पहुंचकर उसका दिल नहीं भरा। उसने मन ही मन चाहा कि सफर थोड़ा और लंबा हो जाए। जैसा उसने सोचा, ऐसा हुआ। वापसी में बस एक भारी ट्रैफिक जाम में फंस गई। इसी बीच मीजोंग ने एक बुजुर्ग महिला को अपनी सीट दे दी और पीछे आकर खड़ी हो गई। अब दोनों के बीच सिर्फ 5 मीटर का फासला था। डोंग जिन घबरा गया। उसने समय नोट किया, लेकिन बस पुल पर फंस चुकी थी और मिनट लगातार बीत रहे थे। अचानक आसमानी बिजली चमकी और सामने वाले ट्रक की लोहे की छड़ें खतरनाक तरह हिलने लगी। डोंग जिन ने महसूस कर लिया कि दुर्घटना होने वाली है। वह तुरंत बस से कूदकर बाहर आया। तेज हवा में उसकी टोपी उड़ गई और मीजोंग ने उसका चेहरा देख लिया। वह अनायास बोल पड़ी, डोंग जिन। अब दूरी 10 मीटर से कम थी, समय 10 मिनट से ज्यादा, और सबसे बड़ा नियम, उसने उसका नाम पहचान लिया। उसने कई नियम तोड़ दिए थे, लेकिन डोंग जिन पहले से तैयार था। उसे पता था कि कभी भी हान रिवर पर बिजली गिरने का रिकॉर्ड नहीं मिला। वह विज्ञान और आंकड़ों पर भरोसा करते हुए पुल से सीधा नदी में कूद गया ताकि होने वाली दुर्घटना से बच सके। 10 साल पहले भी मीजोंग ने डोंग जिन को पहली बार हाई स्कूल में इसी तरह देखा था। वह अक्सर उसे देखता था और उसकी यूनिफॉर्म पर लगे नाम टैग से मीजोंग को उसका नाम पता चला। ग्रेजुएशन के बाद डोंग जिन उसे चुपके से स्कूल की ईयरबुक देने भी आया था। अब 10 साल बाद वह फिर वही लड़का उसके सामने मौत से लड़ रहा था। सौभाग्य से एम्बुलेंस समय पर पहुंच गई और डोंग जिन बच गया। होश में आते ही उसने अपनी सीनियर फीमेल कोलेगी को बुलाया। उसे यह पता चल चुका था कि मीजोंग को पसंद करने वाले हर व्यक्ति के साथ हादसा होता है, लेकिन यदि मीजोंग किसी को पसंद करे तो क्या होगा, यही आखिरी रहस्य जानना था। सीनियर ने अगले दिन मीजोंग को ट्रिप पर ले जाकर उसका दिल टटोलने की कोशिश की। बातचीत के दौरान एमी जोंग ने अपने पहले प्यार, एक सीनियर स्टूडेंट का जिक्र किया, वही जिसे वह बचपन से जानती थी और चर्च में सिर्फ उसे देखने जाती थी। लेकिन जब उसे पता चला कि वह एपिलेप्सी की दवाई लेता है, उसने उससे दूरी बना ली। ग्रेजुएशन पर उसने मीजोंग को नोट्स की एक नोटबुक दी, लेकिन तुरंत ही वस्पर्स्टिंग का झूठा बहाना बनाकर बेहोश होने का नाटक किया। असल में वह एपिलेप्सी के कारण गिरा था। बाद में डोंग जिन को पता चला कि उस सीनियर ने ही मीजोंग के बारे में विच की अफवाहें फैलाईं और खुद को बचाने के लिए मीजोंग को बलि का बकरा बनाया। आखिर में डोंग जिन ने सीनियर को उसकी आखिरी कन्फेशन लिखावट दिखाई। सीनियर ने मान भी लिया, हाँ, वह सच में एमी जोंग को पसंद करता था। सीनियर स्टूडेंट की सच्चाई जानने के बाद डोंग जिन का दिल गुस्से से भर गया। उसने लगा कि किस्मत कितनी नाइंसाफ है। वह तो सिर्फ एमी जोंग से कुछ शब्द बोलना चाहता था और उसी चक्कर में उसकी जिंदगी खतरे में पड़ गई। लेकिन वह सीनियर जिसने सारे नियम तोड़े, उस पर कोई असर नहीं हुआ। गुस्से में वह घर लौटा और अपनी दीवार पर लिखे सारे नियमों को घूरता रहा। घंटे भर सोचने के बाद उसे एक बात साफ समझ आ गई, इस श्राप का असली वेरिएबल मी जोंग की फीलिंग्स हैं। यही समझकर डोंग जिन ने एक साहसी फैसला लिया।
वह मीजोंग के दिल में अपनी जगह बनाएगा। इसके लिए उसने पागलों की तरह ट्रेनिंग शुरू कर दी। फिर एक दिन वह अपना सामान लेकर एमीजोंग के घर पहुंच गया। उसने डोरबेल बजाई और खुद को डिलीवरी बॉय बताकर दरवाजा खुलवाया। तब मीजोंग को एहसास हुआ कि डोंगजिन पहले भी कई बार डिलीवरी बनकर उससे मिलने आता था। इस बार डोंगजिन उसके सामने खड़ा हुआ और अपने दिल की बात कहनी चाहिए। वह एक ऐसा वाक्य था जिसे वह अपनी जान दांव पर लगाकर भी कहना चाहता था, लेकिन उसने तय किया कि सही वक्त आने पर ही कहेगा। उसने मीजोंग को दिलासा दिया कि इस वच कर्स में उसकी कोई गलती नहीं है और उसने उसे हिम्मत दी कि वह बिना डर के अपनी जिंदगी जिए। यह कहकर उसने उसके सामने एक छोटा सा गिफ्ट रखा, एक यूएसबी ड्राइव जिसे एक पुराने क्लासमेट ने भेजा था, और वहां से चला गया। मीजोंग की बातों से इतनी भावुक हुई कि उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन डोंगजिन ने नियम तोड़ दिया था। वह उससे 10 से ज्यादा बातें कर चुका था, इसलिए वह सूटकेस लेकर सड़क पर चलते हुए हर संभावित एक्सीडेंट से बचने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक एक ट्रक उसकी तरफ तेजी से मुड़ा। उसी समय मीजोंग ने यूएसबी चलाई। उसमें उसके होम टाउन की तस्वीरें थीं, जिन्हें डोंगजिन ने खुद जाकर उसके लिए खींचा था। यूएसबी में एक वीडियो भी था जिसमें डूयून ने मीजोंग से माफी मांगी। बचपन में एमीजोंग को विच कहकर जो अफवाह फैली थी वह उसी की वजह से थी, और उसी ने उसे अपने घर से भागने पर मजबूर कर दिया था। सालों बाद मीजोंग ने आखिरकार यह माफी सुनी और उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसी समय डोंगजिन गायब हो चुका था। यूने लगातार उससे संपर्क करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे डर था कि डोंगजिन कहीं फिर से किसी खतरे में न पड़ जाए। यूने लगातार डोंगजिन को कॉल कर रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। चिंता में वह पहुंची जोंग हायक के पास, जो डोंगजिन का करीबी दोस्त और पुलिस ऑफिसर था। हायक उसे डोंगजिन के किराए वाले घर ले गया। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि डोंगजिन अपने कपड़े और रोजमर्रा की चीजें छोड़कर बाकी लगभग कुछ भी साथ नहीं ले गया था, मानो वह किसी खतरे की तैयारी कर रहा हो। हायक ने डोंगजिन का कंप्यूटर खोला और वहीं उसे डोंगजिन की सारी रिसर्च मिली। मीजोंग के कर्स पर उसकी एक्सपेरिमेंट्स, पैटर्न्स और इयर्स लॉन्ग एनालिसिस। आखिरी लाइन पढ़कर हायक सब समझ गया। इस कर्स का एक ही वेरिएबल है, मीजोंग का दिल। हायक फिर मीजोंग से मिलने गया। उसने उसे वो पुरानी रिपोर्ट दी जो डोंगजिन ने 10 साल पहले लिखी थी, एक रिपोर्ट जो साबित करती थी कि मीजोंग विच नहीं थी। ये देखकर मीजोंग भावुक हो गई। उसे याद आया कि डोंगजिन कितनी मेहनत से उसके लिए सब पता लगाता रहा था। इसके बाद हायक उसे डोंगजिन के कमरे में ले गया और बोला, डोंगजिन को कभी फर्क नहीं पड़ा कि तुम विच हो या नहीं। उसने बस एक तरीका ढूंढने की कोशिश की कि वह तुम्हें कैसे प्यार कर सके। कुछ समय बाद मीजोंग ऑस्ट्रिया पहुंची, वह जगह जहां जाने का सपना वह हमेशा देखती थी, और वहां ठीक उसी जगह डोंगजिन उसका इंतजार कर रहा था। मीजोंग ने उसे उसके हर प्रयास के लिए धन्यवाद दिया। डोंगजिन ने उसकी तरफ देखा और दिल से कहा, आई लव यू। इतना कहते ही आसमान अचानक काला पड़ गया, बादल, बिजली और तेज हवा। डोंगजिन उठकर जाने लगा फाइनल वेरिएबल को टेस्ट करने के लिए, लेकिन मीजोंग ने उसे रोका। उसने बताया कि पूरे सफर में वह बस डोंगजिन के बारे में सोचती रही, उसकी सेफ्टी, उसका हाल, उसका हर कदम। मीजोंग ने एक और महत्वपूर्ण बात बताई, जिस इंसान को वह सच में प्यार करती है, अगर वह उसके साथ रहता है तो उसे कभी कुछ नहीं होता। और फिर उसने भी कहा, आई लव यू टू। बस यह शब्द बोलते ही आसमान साफ हो गया, काले बादल गायब और कर्स वहीं टूट गया। डोंगजिन और मीजोंग ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। सालों का डर, दर्द और गलतफहमियां सब खत्म। आखिरकार मीजोंग किसी ऐसे इंसान का हाथ पकड़कर आगे बढ़ सकी जिससे वह सच में प्यार करती थी और जो उसे हमेशा सुरक्षित रख सकता था। और हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी